साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों आप लोगों के कमेंट्स में एक व्यूवर हैं जिन्होंने इच्छा जताई थी कि वो प्याज को फुलाने के लिए हम कुछ बात करें उस पर, तो आज उसी विषय को लेकर के हम आपके बीच में हैं। तो साथियों, प्याज को फुलाना या उसकी अच्छी पैदावार लेना कोई एक सटीक नियम नहीं है कि आप उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ डाल दें तो उससे वो आपकी प्याज जो है फूल जाए या पैदावार अच्छी हो जाए। ये एक पूरा मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें लेके नर्सरी से और फसल की कटाई तक सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और उसमें जब हम नर्सरी लगाएं तभी से लेकर के और जब तक कटाई करेंगे उसकी वहाँ की जलवायु, मौसम, उन सब चीज़ों का किस तरह से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से रोग और बीमारी को हम कंट्रोल करते हैं, इन सब बातों के आधार पर ही हम प्याज को फुलाने की स्थिति या पैदावार, अच्छी पैदावार लेने के लिए हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो बीज को उपचारित करें, ज़मीन को उपचारित करें, और जब हम रोपाई करेंगे तब भी पौध को उपचारित करें और साथ में फिर ज़मीन को भी उपचारित करें। और उसके बाद फिर बीमारी और कीट को रोकने के जो कारगर उपाय हैं उनका भी उसमें समावेश हमें करना है। तो नर्सरी की यदि हम बात करें तो बीज उपचारित करने के लिए आप बीजामृत ले सकते हैं, जीवामृत ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी या छाछ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गौमूत्र भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बीज को उपचारित करें। उसके बाद जब नर्सरी लगाएंगे तो ज़मीन को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के साथ साथ में आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ज़मीन जो है जड़ों को अच्छी तरीके से विकसित कर सके और पौध को स्वस्थ रख सके। उसके बाद उसमें थ्रिप्स की समस्या आती है या ब्लाइट की समस्या आती है। नोक आपने देखा होगा, ऊपर से टिप जो है वो बर्न हो जाती है और उसके बाद फिर जल के मुड़ जाती है। तो उसके लिए ये ब्लाइट है। ब्लाइट के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में कोई भी, जैसे एक घोल बनाते हैं, जितनी भी खरपतवार हैं वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डाल दीजिए, तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, तो वो एक फंजीसाइड के रूप में काम करता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा लस्सी, 10-15 दिन पुरानी जो लस्सी है उसमें पानी मिलाइए और उसमें तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए। मतलब ताज़ा लस्सी लेकर के किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में आप उसको रख के उसमें तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, तो वो भी एक फंजीसाइड का काम करता है। या फिर सूडोमोनास के साथ में हल्दी का इस्तेमाल करें तो भी वो ये ब्लाइट या दूसरी जो बीमारी हैं काफ़ी तक कंट्रोल रहती हैं। नर्सरी का प्रबंधन हो गया। उसके बाद फिर जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसकी पौध को भी इसी तरीके से डिप करके आपको रोपाई करनी है। बोने का समय सही होना चाहिए, दूरी सही होनी चाहिए। जो 15x10 का अंतराल है उसी अंतर से आप उसको लगाएं और उसके बाद फिर मैंड पे इसको लगाएं। ओपन में मतलब फ्लैट में लगाते हैं तो ओवर मॉइस्चर होने की वजह से नीचे की जो बीमारियां हैं जड़ संबंधी वो आने की समस्या रहती है। बेड पर लगाएंगे तो वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि पानी उसको जो है नमी प्रॉपर बनी रहेगी, ओवर मॉइस्चर नहीं होने का है। जब आप रोपाई करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास, ये जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको ज़मीन में लगाना है जो केमिकल खेती करते हैं। और जो ऑर्गेनिक करते हैं उनको कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाद में फिर जब भी पानी दें तब आप उसमें हल्की सिंचाई के साथ में जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकोराइजा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकोराइजा एक आर्टिफिशियल रूट बनाता है, जड़ बनाता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में पड़े हुए हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करता है। ये फास्फोरस और आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा ये जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करता है, आर्टिफिशियल जड़ बनाता है, 1 से 1000 गुना तक जड़ों का विकास कर देता है। इसके अलावा स्प्रे की यदि हम बात करें, जब हम रोपाई कर देते हैं तो उसमें उसकी ग्रोथ के लिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स आते हैं। जैसे NPK है, जो केमिकली खरीद खेती कर रहे हैं वो NPK 19-19 ले सकते हैं, 20-20 ले सकते हैं, 0-52-34, उसके बाद फिर 0050, ऐसे करके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉयल एप्लीकेशन में आप जो है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के साथ में जैसे टी स्टेंस का माइक्रो फूड आता है या
और बहुत सारी कंपनियों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशंस आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए आप स्प्रे में सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में दाल का मिश्रण है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 1 से 2 किलो दाल ले लीजिए, उसको रात में भिगो दीजिए और उसको फिर अगले दिन मिक्सी करके उसका अर्क निकाल करके वेस्ट डिकम्पोजर में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। जीवामृत का स्प्रे भी कर सकते हैं, सॉयल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसके बाद फिर कीट और बीमारी की बात, जैसे इसमें आपका पर्पल ब्लॉच आता है, लीफ ब्लाइट आता है, पिंक रूट रॉट आता है, वाइट रॉट आता है, ब्लैक मोल्ड की समस्या आती है, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट की समस्या आती है। तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया कि बीज उपचारित करने के साथ, पौध उपचारित या ज़मीन उपचारित करने के साथ साथ आप ऊपर से भी आप जो ये मैंने देसी तरीके बताए उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूडोमोनास बहुत अच्छा काम करता है। तो लीफ ब्लाइट और पर्पल ब्लॉच में 100 ग्राम या 75 ml आप सूडोमोनास ले लीजिए और उसमें 50 से 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए, मिला के सुबह और शाम में थोड़ा सा गुड़ भी इसमें मिला लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। तो ये आपका 2 से 3 बार यदि आप स्प्रे करते हैं तो ये ग्रोथ के साथ साथ में उसको हरा भी रखेगा और साथ में जो है बीमारी को भी कंट्रोल रखेगा। यदि थ्रिप्स की समस्या आती है तो थ्रिप्स की समस्या के लिए जो है अगर जो केमिकल खेती करते हैं तो वो नीम का तेल के साथ में जो है बहुत सारे ऐसे सकिंग पेस्ट मच्छर और थ्रिप्स के लिए जो है कॉम्बिनेशंस मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे एसीफेट और एसिटामेप्रिड का कॉम्बिनेशन है, लांसर गोल्ड है, और इसके अलावा जो फिप्रोनिल है, थाइमेथोक्साम है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीम ऑयल या करंज ऑयल के साथ करें, और यदि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए येलो ट्रैप आप लगा सकते हैं, ब्लू ट्रैप आप लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो जैसे लहसुन और मिर्च का जो घोल है उसमें गौमूत्र मिला लीजिए, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ऐसी खरपतवार हैं जिनको पशु नहीं खाते हैं उनको एक ड्रम में आप घोल करके उसमें तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, थोड़ी लस्सी भी डाल सकते हैं, और उनका जो अर्क निकलेगा उसमें नीम की पत्ती, बकायन, धतूरा, इन सब चीज़ों का, बकायन, करंज है, इनकी पत्तियाँ, उन सारी खरपतवारों का जब एक्सट्रैक्ट वो तैयार होता है तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस में आप घर पे बना सकते हैं। इसके अलावा करंज ऑयल के साथ में जो है या नीम ऑयल के साथ में आप बवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, या इसके लिए जो वर्टिसिलियम लेकेनाई वो स्पेशली सकिंग पेस्ट के लिए होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और फसल की देखरेख ही एक अच्छी पैदावार का द्योतक है। तो फिर भी कोई मैंने आपको आज इसके बारे में बताया सारा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करिए और हमसे सीधे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो मकसद है वो सही जानकारी देना और डायरेक्ट किसान के संपर्क में आना है। तो बदलाव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आपने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।